सभी को नमस्कार। कल हमने मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में बात की थी। आज मॉडल पेपर दूसरा हल कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन भी आप देखिए। प्रथम जो मॉडल पेपर था उसी की भांति उससे कुछ विपरीत, ताकि विद्यार्थी पहले प्रश्न को देख करके उस जैसा ही दूसरा क्वेश्चन और किस तरह का आ सकता है, उसी तरह के कुछ क्वेश्चनों में परिवर्तन किया गया है। थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका ये अमूल्य समय है अभी परीक्षा से पूर्व का, इसलिए ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं हो, आपका कम समय और अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो। इसके लिए मैं थोड़ा सा इस मॉडल पेपर के जरिए ही आपको समझा रहा हूँ। ये दूसरा और तीसरा मॉडल पेपर आज, क्योंकि बोर्ड पर लिखने पर कुछ ज़्यादा समय लगता है, विशेष जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं बोर्ड पर आपको हल करवाऊँगा। तो मॉडल पेपर सेकंड देखें आप, ये संस्कृत निष्ठा का मॉडल पेपर दूसरा प्रारंभ कर रहे हैं अपन। सबसे पहले आज का जो पहला प्रश्न है वो है अचय भवन्ति। ऐसा प्रश्न है कि अच होते हैं, ऐसा कोई प्रश्न आएगा और उसका हमको क्या उत्तर देना है। अचय भवन्ति या अचय कति भवन्ति, इस तरह का प्रश्न हो सकता है। तो स्वरों की संख्या क्या है? हमारे सिलेबस में स्वर और व्यंजन दोनों हैं। हो सकता है स्वरों की संख्या पूछी जाए, हो सकता है पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछी जाए। इस क्वेश्चन में 3-4 तरह के उत्तर अपेक्षित होंगे, इसलिए जिस तरह का ऑप्शन हो उसमें आप इस तरीके से आंसर भरें। यहां देखिए उत्तर 9 भी हो सकता है, यह भी राइट है। और इसके साथ साथ 21 या 22 ये ऑप्शन भी राइट है। जब भी कभी आपको अचय भवन्ति वाला कोई प्रश्न आता है, स्वरों की संख्या कितनी है, अचाम कति भवन्ति, अचाम संख्या कति भवति, इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो याद रखें उसके ऑप्शन पर निर्भर करेगा। इसके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एकविंशति, द्वाविंशति, और सी में है एकविंशति, द्वाविंशति वा, और द में है विंशति। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 बताई गई है और संपूर्ण वर्णों की संख्या त्रिषष्टि और चतुर्षष्टि, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व 63 या 64 बताई गई है। इसलिए कभी वर्णों की संख्या पूछी जाए पाणिनि शिक्षा के अनुसार, या तो नामजद आएगा या फिर उसके ऑप्शन में इस तरह का होगा 60, 61, 62, 63, 64, इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो उसमें हमको इस तरीके से त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा ये ऑप्शन भरना है। स्वरों की संख्या है तो एकविंशति, द्वाविंशति वा ये ऑप्शन भरना है। अगर वहां इस तरह के ऑप्शन नहीं है, वहां 9, 10, 11, 12 इस तरह के ऑप्शन है, तो अचाम संख्या 9, उसमें आपको 9 भरना है, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अचों की संख्या 9 होती है। अच कहलाते हैं अच प्रत्याहार में जितने वर्ण आए, और अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं, ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इसलिए कभी भी अचों से संबंधित प्रश्न हो तो आप इस तरीके से हल करें। यह प्रश्न आपका उस कल वाले पहले प्रश्न की अपेक्षा दूसरा प्रश्न दिया गया, क्योंकि वो प्रश्न उस पहले मॉडल पेपर में ही पूरा हो चुका है। अब उसको बार बार देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बता दिया कि 5 वैयाकरणों से या 2-3 जो साहित्यकार हैं उनका प्रश्न आ सकता है, तो वह आपके पहले मॉडल पेपर में पूरा हो चुका है। यहाँ हमने इसको एक अलग से उस प्रश्न को हटाया है और यहाँ स्वरों की संख्या के बारे में ये प्रश्न दिया है। इसके बाद अगला 62वां प्रश्न देखिए। इसमें है माहेश्वर सूत्राणि कति। ये अब की बार नया टॉपिक आपके जुड़ा है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो इसमें देखिए अब इसमें और प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो माहेश्वर सूत्राणि 14, माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। अब इनमें और भी प्रश्न बनते हैं कि स्वरों से संबंधित माहेश्वर सूत्र कितने हैं, अजभी संबंधितानि माहेश्वर सूत्राणि कति, तब आपको उत्तर भरना है 4। और व्यंजनों से संबंधित या हलों से संबंधित माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तब आपको भरना है 10। ऐसा भी आगे एक मॉडल पेपर में आपको प्रश्न मिलेगा कि व्यंजनों से संबंधित माहेश्वर सूत्र कितने हैं, उसमें आपको 10 उत्तर भरना है। ये नया टॉपिक है, अब की बार माहेश्वर सूत्रों को जोड़ा गया है। तो माहेश्वर सूत्रों से संबंधित
जो प्रश्न बनेंगे, या तो संख्या के रूप में 14 संख्या के रूप में प्रश्न आएगा, या स्वरों से संबंधित आता है तो 4 उत्तर भरना है, व्यंजनों से संबंधित माहेश्वर सूत्र कितने हैं तो आपको 10 भरने हैं। कौन से माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार आया है उसके लिए आपको एक अक्षर याद रखना है वर्ण माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयोग किया गया है। इस तरह के प्रश्न माहेश्वर सूत्र के टॉपिक से आ सकते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से याद रखें। 63वां प्रश्न देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था एक सुक्ति प्रत्येक मॉडल पेपर में है, और ये सुक्ति महत्वपूर्ण सुक्ति आ सकती है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान। अब महान शब्द पुल्लिंग है, इसलिए कोई पुल्लिंग शब्द आएगा, मित्रम आ ही नहीं सकता, इसका मतलब रिपु आएगा। मित्र का विलोम शब्द रिपु है, ये सुक्ति है, और इस सुक्ति में रिक्त स्थान पूछा जाता है, और रिक्त स्थान में आपको आलस्य के साथ आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, इससे आपको पूर्ति करनी है। एक सुक्ति का प्रश्न निश्चित है। सुक्ति में ये देखा जाए कि कौन सा वर्ण, वहाँ कौन सा शब्द रिक्त स्थान के रूप में उचित रहेगा। 64वां प्रश्न देखिए, सा फलानी खाद्यते, इसका वाच्य परिवर्तन पूछा गया। सा फलानी खाद्यति, इसका आपको वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन का भी एक प्रश्न श्योर है। कल जो प्रश्न मैंने दिया था आपको वाच्य परिवर्तन का, उसमें कविता पत्रम लिखती ऐसा लिखा था, तो उसमें इसमें एक अंतर आया। उसमें पत्रम था, इसमें फलानी है, वो एक वचन था, और ये आपका बहुवचन के रूप में है। इसलिए जब भी, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर किसी का जो कर्म है और कर्म में द्वितीया का बहुवचन यानी आनी आ रहा है, तो इसका मतलब वो नपुंसकलिंग शब्द है, और वो कभी भी आपको चेंज नहीं करना है, वो उसी तरह से लिखा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसको याद रखें अच्छी तरह से। ऐसा कोई परीक्षा में कोई शब्द आता है जो कर्म के रूप में द्वितीय बहुवचन के रूप में जिसमें आनी जुड़ा हुआ है, उसको आपको चेंज नहीं करना है वाच्य परिवर्तन में, वो उसी के रूप में रहेगा। और जैसे ही ये आ जाता है आनी के साथ, हमको निश्चित याद रखें कि उस क्रिया के साथ आपको यंते जोड़ना है तो इसमें हम ये जोड़ेंगे, याद रखें। इसको चेंज इससे करना है, इसका इससे कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको जैसे ही देखें कि आनी चेंज नहीं होगा और आनी के साथ बहुवचन जुड़ेगा, इसलिए इसमें आपको यंते जोड़ना है। और यहां उसकी तृतीया विभक्ति होती है। कल आपको मैंने एक शब्द लिखा था कविता, कविता शब्द स्त्रीलिंग था, उसको हमने कवितया कहा था, तो ये सावितया होगा। तो तया फलानी खाद्यंते, ये इसका ये डी ऑप्शन राइट है, द ऑप्शन राइट है। पहला गलत है, देखिए सा फलानी खाद्यंते, क्योंकि सा प्रथमा विभक्ति है, ये सही नहीं हो सकता, और तो पहला वैसे ही बाहर है। दूसरे में तया फलानी खाद्यते लिखा है, इसमें यते आ रहा है, फलानी बहुवचन है, यह भी गलत है। और तया फलम खाद्यंते, यहाँ फलम किया गया प्रथमा एक वचन में, तो यह भी गलत है, फलानी बहुवचन में ही रहेगा। इसलिए द ऑप्शन राइट है, तया फलानी खाद्यंते। पांचवा जो क्वेश्चन है 65वां, उसमें यह पूछा है कि कौन सा शुद्ध है। याद रखो, कल इसकी जगह मैंने कल का जो मॉडल पेपर था उसमें प्रश्न दिया था, इसका अनुवाद करिए, या तो अनुवाद का या फिर अशुद्धि संशोधन का, दोनों में से एक आएगा। इसलिए अनुवाद के रूप में उस तरीके का प्रयोग करें आप। जब शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न आएगा, तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये ज़्यादातर ये जो प्रश्न अगर आया तो निश्चित रूप से ये आपका अकथितम च सूत्र का ही आएगा, जहाँ तक 99%। तो उसमें आपको जो 16 धातुएं हैं, उन 16 धातुओं के जो लगभग स्टार्ट के 5-7 जो उदाहरण हैं, उनको प्रच्छति तक उनको अच्छी तरह से रटना है, क्योंकि ये रटा हुआ प्रश्न आ सकता है, क्योंकि इसमें किसी पैराग्राफ की मदद नहीं ली जा रही है। इसलिए ज़्यादातर जैसे गाम दोग्धिपय बलिम याचते वसुधाम तंडुलान ओदनम पस्ती माणवकम पंथानम पृच्छति, इस तरह के जो ये उदाहरण हैं ये पूछे जा सकते हैं। ग्रामम अजाम नयति, इनको अच्छी तरह से याद रखें। कोई भी इसका अशुद्ध शब्द दे दिया जाएगा और उसको शुद्ध करवाने के लिए कहा जाएगा, इसलिए याद रखें कि वहाँ कौन सा शुद्ध हो सकता है। तो देखो, याच धातु अकथितम च सूत्र के अंतर्गत 16 धातुओं के अंतर्गत आती है, तो उसमें ये नियम है कि वहाँ ये द्विकर्मक धातु है और इसके साथ 2 कर्म आते हैं, इसलिए बलि से पृथ्वी मांगता है, तो बलि भी यहाँ कर्म कहलाएगा, वो गौण कर्म कहलाएगा। इसलिए यहाँ द ऑप्शन राइट है, बलिम वसुधाम याचते, इसको राइट करेंगे।
अब यहाँ एक जगह बलि लिखा हुआ है, तो ये बलिम वसुधाम याचते, इसको राइट करेंगे। तो ये देखिए बलिम वसुधाम याचते, यहाँ पर हमको ये क्रियाएं देखनी है। याचते आता है, दोग्धी आता है, पचती आता है, प्रच्छति आता है। इनको देख करके 5-6 क्रियाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एकथितम च सूत्र की शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न अधिकतर इसमें से, तो वहाँ आप ये क्रिया देख करके, उससे पहले 2 जगह पर द्विकर्मक रहेगी, ये एक गौण कर्म होगा और एक मुख्य कर्म होगा, इसलिए दोनों में आपको द्वितीय विभक्ति भरनी है। उनमें बलिम और वसुधाम ये राइट होगा। इस तरह का उसको भी याद रखें, गाम दोग्धी पय, गाम आएगा और पय, पय भी वहाँ कर्म है द्वितीय विभक्ति में। इसके बाद देखिए अगला है एक गद्यांश है जो 7वीं 8वीं क्लास से लिया गया है। डिजिटल इंडिया पाठ का नाम है इसका। इस तरीके से देखिए, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, अस्य पदस्य कै भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि प्रवर्तते, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्, परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्, टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। तो ये पर्यावरण से संबंधित भी, ये डिजिटल इंडिया से संबंधित भी, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी का क्षेत्र है, उससे संबंधित ये पैराग्राफ है, आ सकता है। अब इसमें देखिए, इससे मुख्य जो 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें। पहला है अतिष्ठत अत्र धातु लकारो स्पष्टयत, कि यहाँ पर अतिष्ठत में कौन सी धातु है और कौन सा लकार है। ये आपका एक शब्द है, एक क्रियापद दिया हुआ है अतिष्ठत। अब देखिए, धातु रूप का प्रश्न भी जरूरी है और उसमें आप किस तरीके से उस प्रश्न को हल करें। कई बार मान लो समझ में नहीं आए, कई बार कोई धातु का रूप याद नहीं हो, तो हम किस तरीके से उसको सही कर सकते हैं। देखिए, तो अतिष्ठत यहाँ लिखा है स्थालंग, दूसरा लिखा तिष्ठलंग, और तीसरा लिखा तिष्ठलंग, और चौथा लिखा स्थालोट। तो अब देखिए, इसमें स्था धातु लंग लकार, ये इसका राइट उत्तर है, क्योंकि तिष्ठ जो आदेश होता है वो स्था धातु को सार्वधातुक लकारों में होता है। 4 जो लकार होते हैं उसमें स्था को तिष्ठ आदेश होता है। इसलिए यहाँ ये देखें आप कि धातु से पहले जब ए जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वहाँ अट का आगम है और वो लंग लकार का ही रूप है। आपके जो 5 लकार आपके सिलेबस में हैं, उनमें से 4 लकारों में ए का प्रयोग नहीं हुआ होगा, ए का आगम नहीं होता है, इसमें ही अट का आगम होता है। इसलिए यहाँ स्था और लंग राइट होगा। तिष्ठ और लंग ये गलत है। तिष्ठ और लंग जैसा राइट दिखाई दे रहा है, लेकिन 4-5 ऐसी क्रियाएं हैं, धातुएं हैं, जिनमें धातुओं को उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे स्था को तिष्ठ आदेश होता है, दृश्य को पश्य आदेश होता है, घ्रा को जिग्र आदेश होता है। इस तरह की कुछ 4-5 ऐसी धातुएं हैं, क्रियाएं हैं, जिनको हमको याद रखना है कि उनको कोई आदेश परिवर्तित होता है। तो जैसे अपश्यत आए तो वहाँ भी आपको दृश्य धातु लंग लकार ही लिखना है, उसको पश्य धातु लंग लकार नहीं लिखना है। इसके बाद देखिए, या फिर वो ये पूछेगा, इस धातु का रूप 2 तरीके से पूछा जाता है कि वहाँ इसको आप दूसरे लकार में चेंज कीजिए, तो वहाँ आपको 5 लकार एक ही धातु के आप अच्छी तरह से याद रखें, परस्मय पद का, और 1-5 आत्मनेय पद के अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद देखिए अगला है 67वां क्वेश्चन है कि लेखन्यः इति गद्यांशे पठितं पदम कस्मिन् विभक्तौ प्रयुक्तम। लेखन्या,
इस गद्यांश में लेखन्या शब्द आया है और वो लेखन्या शब्द जो गद्यांश में पढ़ा गया वो किस विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ देखिए इसमें लेखन्या शब्द का जो प्रयोग हुआ इसमें उसको कौन सी विभक्ति के रूप में माना जाएगा। तो यहाँ देखिए लेखन्या षष्ठी के रूप में प्रयोग किया गया है। अगर ये तृतीया के रूप में होता है तो उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ जब उसके साथ विसर्ग का प्रयोग है तो वो षष्ठी और पंचमी दोनों का एक जैसे बनता है। लेकिन यहाँ पैराग्राफ में वो किस विभक्ति के अंतर्गत आया है, इसलिए उसको हम षष्ठी विभक्ति के रूप में प्रयोग करेंगे। क्योंकि इस लाइन में चौथी पांचवी लाइन में देखिए, परिवर्तिनी काले करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कि बदलते हुए एक समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से, कागज और लेखनी के आविष्कार से, लेखनी के यहाँ के से संबंध जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ लेखन्या को आपको षष्ठी विभक्ति उत्तर भरना है। देखिए पंचमी में और षष्ठी में एक जैसा ही रूप बनता है, लेकिन ऐसा नहीं समझे कि हमारा पंचमी वाला राइट मान लिया जाएगा या षष्ठी वाला नहीं माना जाएगा। उसके लिए आप पूरे पैराग्राफ में वो जो शब्द आया है उसके साथ उसका अर्थ करके देखें। अगर उसमें काकेकी से जुड़ा हुआ है उसके आगे वाला शब्द तो उसमें आपको षष्ठी भरनी है। अगर वहाँ उससे अलग होना अर्थ पाया जा रहा है तो उसमें आपको पंचमी भरनी है। ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, कहीं हम पंचमी भर सकते हैं क्योंकि हमको याद है कि लेखन्या पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है। तृतीया जो लेखन्या बनेगा उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, पंचमी और षष्ठी में विसर्ग का प्रयोग होगा। और पंचमी और षष्ठी को इस तरीके से आपको पहचानना है कि षष्ठी कहाँ है और पंचमी कहाँ है। केवल देख करके ही पंचमी या षष्ठी उत्तर नहीं भरें, उस शब्द को उस पैराग्राफ में देखें कि कहाँ आया है और वो किस अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए 68वां क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व अत्र कै समास है। संपूर्ण विश्व, इस शब्द में कौन सा समास है। ये शब्द लिखा हुआ है संपूर्ण विश्व। समास बताने के लिए कल भी मैंने आपको बताया, कल एक शब्द आया था अपना स्त्री शिक्षा क्षेत्र, उसमें समास पूछा गया था। शिक्षा का क्षेत्र षष्ठी तत्पुरुष था, स्त्रियों की शिक्षा का क्षेत्र वो उसमें भी षष्ठी तत्पुरुष था। यहां थोड़ा ध्यान देखें, संपूर्ण विश्व का पहले तो हिंदी अर्थ करें, क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है संपूर्ण विश्व में। अब संपूर्ण विश्व में यहां इन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह अपेक्षित नहीं है, इसका मतलब इसके साथ ये जुड़ा हुआ है और ये एक तरह से ये इसका विशेषण है। कैसे विश्व में, अर्थात संपूर्ण विश्व में। इसलिए जब इस पद की ये विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण है और ये विशेष्य है, और विशेषण विशेष्य के रूप में कर्मधारय समास होता है। इसलिए यहाँ पर हम ब ऑप्शन राइट करेंगे, कर्मधारय इसका उत्तर भरेंगे। कई बार हम लास्ट की विभक्ति को देख करके सप्तमी तत्पुरुष जैसा उत्तर भर जाते हैं, और इसमें भी मैंने ऑप्शन में भी आपका द सप्तमी तत्पुरुष भरा रखा है। तो ऐसा नहीं करें, लास्ट की विभक्ति से कोई मतलब नहीं है। आप इन दोनों के बीच अगर कोई कारक चिन्ह आ रहा है तो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष जो भी है उसको भरें, और अगर ये उसकी विशेषता बताने वाला है तो उसमें आपको कर्मधारय भरना है। महान विश्व में, संपूर्ण विश्व में, अल्प जल में, ऐसे जब शब्द आते हैं तो आपको उसमें कर्मधारय उत्तर भरना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, मनोगता नाम अत्र संधिरस्ति। मनोगत जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है। पहला गुण संधि लिखा हुआ है, दूसरा हल संधि लिखा है, तीसरा विसर्ग है, चौथा पूर्व रूप संधि है। तो देखिए ध्यान से, मनोगता नाम में इतना तो हमको आता है कि इसमें कहाँ संधि नजर आ रही है। तो संधि मन और गत के बीच में आ रही है, और वहाँ मन शब्द के उसको ए को ओ कर रखा है, इसलिए यहाँ जो ओ लिखा हुआ है ये एक तरह से विसर्ग की जगह पर ओ है, और विसर्ग की जगह पर जो ओ है इसका मतलब यहाँ स राइट करेंगे हम, विसर्ग संधि। ओ हमको गुण संधि में भी नजर आएगा, जैसे लंबोदर, जैसे भवनोपरी, लेकिन वहाँ जो ओ नजर आएगा उसको देख करके हम गुण संधि की पहचान तब करेंगे कि वो ओ से अगर दूसरा पद ऊ से प्रारंभ हो रहा हो तो वहाँ गुण संधि उत्तर भर देंगे। जैसे यहाँ उगता नाम कोई शब्द होता तो ये गुण संधि हो सकती थी, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं है, गता नाम ही शब्द है और यहाँ विसर्ग को ओत हो रहा है, इसलिए ये स विसर्ग संधि का उदाहरण माना जाएगा। इसलिए याद रखें, ये संधि का जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा इस तरीके से ढंग से पढ़ें कि कहाँ पर जो ओ है वो गुण का उदाहरण है, कहाँ पर ओ विसर्ग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 70 जो प्रत्यय से संबंधित है,
प्रारब्धम अत्र प्रत्यय अस्ति। प्रारब्धम में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रारब्धम। अब देखिए प्रारब्धम जो शब्द है क्वेश्चन नंबर 70, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो यहां देखिए रब धातु से यहां पर कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लास्ट में देखिए ध्यान से, कहीं पर जैसे इस तरह का कोई शब्द है, जैसे लब्ध लिखा है, जैसे प्रारब्ध लिखा है, तो याद रखें कि यहां जो ये ध के रूप में जो शब्द आ रहा है, ध या धम के रूप में, वो वहां कत प्रत्यय का उदाहरण है। कत प्रत्यय में तय शेष रहता है। तय ध भी हो सकता है, ढ भी हो सकता है और ट भी हो सकता है। उसके रूप में हमको तय प्रत्यय इसका उत्तर भरना है। तय प्रत्यय का नपुंसक लिंग में मैं आ जाएगा, पुल्लिंग में विसर्ग होगा और स्त्रीलिंग में आकारांत का प्रयोग होगा। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से संबंधित है। अब पैराग्राफ में और भी कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक है आपका समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। अब जैसे पूछ लिया कि बताओ समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, और फिर अंडरलाइन कर दिया पुस्तकानि, ये कौन सी विभक्ति है? क्या उत्तर देंगे हम? तो यह याद रखें, यहां पठ्यन्ते लिख्यन्ते कर्म वाच्य में आ रहा है, इसलिए ये पत्राणि और पुस्तकानि दोनों ही प्रथमा विभक्ति आपको उत्तर भरना है। इनमें आप द्वितीय विभक्ति उत्तर नहीं भरें। उसकी क्रिया को देखें कि उसमें अगर पठ्यन्ते लिख्यन्ते कर्म वाच्य का आ रहा है, इसका मतलब पुस्तकानि और पत्राणि वहाँ प्रथमा विभक्ति। अगर यहाँ पठती और लिखती आता तो ये द्वितीय विभक्ति एकवचन, आप द्वितीय विभक्ति बहुवचन का आप उत्तर भरते। लेकिन अब आपको प्रथमा विभक्ति बहुवचन उत्तर भरना होगा। इसके साथ ही ये जो आगे लिखा है देखिए मनसी। अब पूछ लेगा मनसी में कौन सी विभक्ति है? तो मनसी में लास्ट में ई जुड़ा हुआ है, मनस शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इसके बाद है काल परिवर्तनेन, यहां तृतीय विभक्ति किस कारण से? तो सह के योग में तृतीय विभक्ति है। इसके बाद प्राचीन काल में कौन सा समास है? तो काल की विशेषता बता रहा है, कैसा काल? प्राचीन काल। यहां भी कर्मधारी समास होगा। इस तरीके से कोई भी प्रश्न समास का भी हो, कोई सा भी बिना पढ़ा हुआ शब्द हो, उसका आप एक बार समास करने के लिए, समास का जब उत्तर भरें तो उसका एक बार अर्थ करें कि अगर पहला शब्द दूसरे के साथ वैसे का वैसे ही जुड़ा हुआ है तो वहाँ कर्मधारी समास करेंगे हम। इसके बाद है आदान प्रदानम, कौन सा समास है? तो ये आपका द्वंद्व समास है, आदान और प्रदान, क्योंकि यहाँ दोनों को और से जोड़ा गया है। इसके बाद है आसीत में कौन सी क्रिया है, कौन सा लकार है, कौन सी धातु है? तो अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद आता है ताल पत्रोपरी में कौन सी संधि है? तो पत्र प्लस ऊपरी में गुण संधि है। इसी तरह से आरब्धम में भी कत प्रत्यय है। आगे लिखा है सर्वेशाम, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इस तरीके से अनेक प्रश्न इसके पैराग्राफ के बीच में बने हुए हैं। उन सभी प्रश्नों को, सभी जो उपसर्ग वाले जो प्रश्न हैं, प्रत्यय वाले जो प्रश्न हैं, उनको हम देखेंगे। साधितानी में कौन सा प्रत्यय है? तो मूल शब्द तो साधित है, तो साधित में कत प्रत्यय है, इसलिए साधितानी उसका बहुवचन का रूप होगा। इस तरीके से समस्त न्यूनता, एक शब्द आया लास्ट लाइन से ऊपर की लाइन में, न्यूनता भविष्यति। पूछा जाए बताओ न्यूनता में कौन सा प्रत्यय है? तो न्यूनता में न्यून एक स्पष्ट शब्द हो रहा है और उसके बाद ता जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये न्यून शब्द से तल प्रत्यय है। तल प्रत्यय हमेशा याद रखें कि ता को अलग करने पर एक शब्द बचेगा और वो शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा। आगे लिखा है अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। तो पर्यावरण सुरक्षा, पूछा जाए बताओ पर्यावरण सुरक्षा में कौन सा समास? अब अर्थ करें हम पर्यावरण की सुरक्षा, तो यहाँ आपको षष्ठी तत्पुरुष उत्तर भरना है। इस प्रकार समास के अधिकांश जो शब्द जुड़े हुए हैं उनमें आप इस तरीके से अर्थ करें और पूरे पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ें। हो सकता है पैराग्राफ का कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो उसको आपको इस तरीके से हल करना है। आगे 71 से 75 तक एक श्लोक दिया गया है और एक अच्छा श्लोक है ये भी। ये किसी 7वीं 8वीं या की किताब में पहले ही पाठ का एक श्लोक है और महत्वपूर्ण श्लोक भी है, इसलिए याद रखें इसको। हो सकता है ये भी आ सकता है, तो यहाँ उसका छंद और अलंकार याद रखें, उससे संबंधित बनने वाले प्रत्यय और लिंग वाले प्रश्न भी याद रखें।
तो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। यानी गुण गुणज्ञों के पास जाकर के गुण ही रहते हैं, जबकि वो निर्गुण को प्राप्त होकर के दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोया जो नदियाँ होती है, अच्छे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ होती है, वो समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती है, पीने के योग्य नहीं रह जाती। तो अब इससे संबंधित यहाँ एक अर्थांतरन्यास जैसा अलंकार नजर आता है, जो एक दूसरे का समर्थन किया जाता है। अर्थांतरन्यास याद रखें, या तो कहीं कोई सुक्ति आ रही हो किसी श्लोक में, अथवा पहले कोई बात कह दी गई हो, उसका दूसरा जो कथन है वो उसका समर्थन कर रहा हो, तो वहाँ आपको अर्थांतरन्यास अलंकार उत्तर भरना है। पहले कहा कि जो गुण होते हैं वो गुणज्ञों के पास जाकर के गुण रहते हैं, जबकि निर्गुण को प्राप्त होकर के वो दोष हो जाते हैं। अब उसका समर्थन कर रही है दूसरी लाइन कि देखिए, जैसे अच्छे जल वाली जो नदियां हैं वो समुद्र को पाकर के समुद्र में मिलकर के वो भी अपेय हो जाती है। तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार आपको सुक्तियों के माध्यम से अर्थांतरन्यास भरना है। छंद तो सरल है, आप कर सकते हैं। छंद में तो आप अक्षर गिनिए, और यहाँ तो अक्षर गिनने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि सारे ऑप्शन इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति पूरे ही छंद जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो अक्षर गिनने की भी जरूरत नहीं है, 11 के ही होते हैं सब। अब तो यही देखना है कि पहले पहले अक्षर देख लो चारों लाइन के। अगर पहले पहले अक्षरों पर अलग अलग चिन्ह लग रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ उपजाति ही होगा। चारों में एक जैसे चिन्ह लग रहे हैं तो वो इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा ही होगा। तो देख रहे हैं आप, गुणा में गै में ऊ रस्व है तो ये लघु होगा, जबकि दूसरी लाइन में ते में दीर्घ हो गया, तो यही निश्चित हो गया कि यह उपजाति छंद है। छंद को आप ऐसे पहचाने, मान लो छंद का ही क्वेश्चन रह जाए, अलंकार नहीं आए, और 11 अक्षर का ही जैसे इस तरह का कोई पद्य आ जाए, तो आप पहले अक्षर पर चिन्ह लगाएं। गै पे आपने लगाया लघु लगा, ते पे आपने लगाया दीर्घ लगा, तो यही पता चल गया कि 11 अक्षरों के छंद ऑप्शन में है चारों ही, तब हमको उपजाति ही भरना है। और चारों में ही अगर गुरु गुरु आता तब आपका इंद्र वज्रा था, और चारों लाइनों में अगर लघु लघु आता तो वो उपेंद्र वज्रा है। इसलिए इसको से ऑप्शन राइट करेंगे, उपजाति और अर्थांतरन्यास। अलंकार को भी याद रखें, कल भी एक अलंकार अच्छा सा पढ़ा हमने, कौन सा था? अनुप्रास, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, वहाँ विद्या शब्द की आवृत्तियाँ हो रही थी। और यहाँ आज जो है एक पंक्ति का जो समर्थन है वो दूसरी पंक्ति कर रही है, इसलिए इसको अर्थांतरन्यास अलंकार कहेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है, सुस्वादु तोया शब्द कस्मिन लिंगे प्रयुक्तम अस्ति। सुस्वादु तोया ये शब्द किस लिंग में प्रयोग किया गया है? पहले तो श्लोक में अर्थ किया हमने कि अच्छे जल वाली नदियां, अच्छे जल वाली नदियां, नदियों का ये विशेषण है, तो नदियां बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है। नदी शब्द स्त्रीलिंग है तो ये शब्द भी स्त्रीलिंग है। विशेषण और विशेष्य दोनों समान लिंग में प्रयुक्त होते हैं, समान वचन में प्रयुक्त होते हैं, समान विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए यहाँ आप इसका उत्तर भरेंगे स्त्रीलिंगे। सुस्वादु तोया किसका विशेषण है? नदी का। नदी से पता लगा नदी शब्द स्त्रीलिंग और नद्य उसका बहुवचन है, इसलिए यहाँ भी हमको स्त्रीलिंग उत्तर राइट करना है। इसके बाद और कौन सी विभक्ति बतानी है? सुस्वादु तोया स्पष्ट है, कभी भी भ्रमित नहीं हुए, क्योंकि तोया जैसा या आकारांत जैसा कभी षष्ठी पंचमी जैसा नजर आता है, लेकिन नहीं, नद्य शब्द प्रथमा का बहुवचन है तो ये भी प्रथमा का बहुवचन है, क्योंकि विशेषण विशेष्य समान विभक्ति में होते हैं। जल्दबाजी कभी नहीं करें, आप उसके पूरे श्लोक के सभी शब्दों का जैसा आता है वैसा अर्थ करें। मान लो किसी शब्द का नहीं भी आया तो उसको छोड़ दें, बाकी का अर्थ करें, उससे उसका किसी शब्द से जुड़ाव होता है तो वहां देखें उसमें कौन सी विभक्ति है और उससे आप उसको क्लियर करेंगे। 73वां क्वेश्चन है इसका, अव्यय पदम वर्तते, कि अव्यय पद कौन सा है? इन चारों में से अव्यय पद कौन सा है? अब अव्यय पद के लिए देखिए, गुणा अव्यय पद नहीं है क्योंकि ये तो प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है। इसके बाद आसाध्य देखिए, आसाध्य आपका अव्यय पद है। कैसे? आप एक ही बात याद रखें, पहले जब मैंने आपको अव्यय पढ़ाए थे तब भी मैंने ये बात बताई थी कि ल्यप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, इनसे बने हुए शब्द अव्यय ही होते हैं। इसलिए याद रखें, कल भी एक उदाहरण हमने ल्यप प्रत्यय का पढ़ा था, परित्यज्य।
तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लेप प्रत्यय की क्या पहचान है। लेप प्रत्यय की पहचान है उनके लास्ट में ये आएगा और पहले उपसर्ग होगा, ये के पश्चात कोई विभक्ति सूचक चिन्ह नहीं जुड़ेगा। तो ऐसा ही इसमें आ रहा है। आसाध्य में आ उपसर्ग है, सद धातु है, णिच प्रत्यांत के रूप में ये लेप प्रत्यय हुआ है। तो लेप प्रत्यय जैसे ही जुड़ेगा लास्ट में आपको यह दिखाई देगा, पहले उपसर्ग होगा, उसको आपको अव्यय बताना है। कई अव्यय और गिने गए, लेकिन जिनको हम प्रत्ययों के साथ जो अव्यय गिन रहे हैं उनमें याद रखें ऐसे शब्द कई उपसर्ग, कई आपके गद्य और पद्य दोनों में आ सकते हैं, जिनमें लेप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिसमें तुमन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिसमें त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मुख्य ये 3 प्रत्यय याद रखें जिनका पैराग्राफों में प्रयोग अक्षरशः होता है। तो याद रखें लेप प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, इसलिए ब ऑप्शन राइट करेंगे हम। जैसे ही एक अव्यय पता चल गया तो बाकी सब अनव्यय हैं, इसलिए अपेया ये भी अव्यय नहीं है, ते भी अव्यय नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इसमें लिखा है गुणज्ञ अत्र समासः अस्ति। गुणज्ञ में कौन सा समास है? ये एक शब्द लिखा, गुणज्ञ में कौन सा समास है? तो यहां देखिए समास की पहचान, समास का मतलब 2 पदों का मेल। तो 2 पद हमको नजर आ ही रहे हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। एक समास मैंने पढ़ाया था आपको, तत्पुरुष समास का एक भेद होता है उपपद समास, और यहां हमको उपपद राइट करना है। उसके लिए मैंने आपको वहां निष्ठा में आप उपपद समास का चैप्टर देखना, तत्पुरुष के बीच में, उसमें लिखा हुआ है कि किसी शब्द के बाद में कार्य, करे, गए, गे, पै, दे, इस तरह के शब्द, एकाक्षरी शब्द जुड़े हुए हों अधिकांशतः, जो धातु से निर्मित रहे हों, उनमें वहां आपको उपपद समास करना है। इसका अर्थ है गुणम जानाति या गुणान जानाति इति गुणज्ञ। इसका विग्रह जब करेंगे तो जानाति के रूप में विग्रह करेंगे। इसलिए याद रखें कि जहां पर ज्ञ, कार्य, करे, इस तरह के जो शब्द जुड़े हुए हैं उनमें आपको उपपद समास भरना है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसमें आपका अन और ए जुड़ा हुआ है, वहां आपको नए तत्पुरुष करना है। जैसे अनुपलब्धि है, अनुपस्थित है, उसमें आपको नए तत्पुरुष करना है। ये कुछ विशेष बातें हैं जिनको आपको थोड़ा सा चिन्हित कर लेना है। परीक्षा से पहले एक बार अच्छी तरह से इनकी समरी पढ़ के जाना है कि कौन से प्रत्यय में क्या पहचान होती है, कौन से आपके समास में किस तरह की पहचान है, किस तरह के शब्द में कौन सा आपको समास भरना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है भवंती इति पदम लंग लकारे परिवर्तयत। ऐसा प्रश्न आता है कि भवंती जो क्रियापद है उसको आप लंग लकार में बदलिए। तो भवंती क्या है? भवती, भवतय, भवंती प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए लंग लकार में भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ही आएगा और उसमें आपको ब राइट करना है। अभवत, अभवताम, अभवन, जिस क्रम का वो शब्द है उसी क्रम में उसको बदलना है। अगर वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में ही करें, प्रथम पुरुष का एक वचन है तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ही करें, उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में ही उस संबंधित लकार में आपको बदलना है। ये जरूर याद रखना है। अब देखिए इसके आगे, ये 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के थे। अब इसके पश्चात है शिक्षण विधियों के जो प्रश्न हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। शिक्षण विधियों में कल जो हमने प्रश्न पढ़े थे उनके आधार पर इस तरह के प्रश्न हैं। पहला है इसमें देखो, अधोलिखितेषु दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति। प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ें। नीचे लिखे गए साधनों में से दृश्य श्रव्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? तो पहले देखिए आकाशवाणी, ये श्रव्य साधन है। सीतावाद्यम, ये भी श्रव्य साधन है। एपिडायोस्कोप, ये दृश्य साधन है। और चलचित्रम, ये दृश्य श्रव्य साधन है, इसलिए यहाँ चलचित्रम राइट करेंगे। एपिडायोस्कोप यांत्रिक दृश्य सामग्री है। सीतावाद्यम, जिसके पीछे वाद्यम, वाणी, फोन ऐसा जुड़ा हुआ हो, वो आपके श्रव्य साधन है। इसके बाद देखिए अगला है राममूर्ति आयोग है कस्मिन् वर्षे प्रतिवेदनम प्रस्तुतवान। तो 1990 में राममूर्ति आयोग 1990 में आया था। इसको याद रखें, राममूर्ति आयोग ने संस्कृति के लिए बहुत सिफारिश की थी, तो 1990 में ये आया। इसके बाद है विश्वसनीय परीक्षा भवति। ये प्रश्न आते हैं, मूल्यांकन की जो विशेषताएं होती है, विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता, प्रामाणिकता आदि जो विशेषताएं होती है, तो विश्वसनीय परीक्षा कौन सी हो सकती है? मौखिक परीक्षा, लघुत्रात्मक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा।
तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय होती है, उसका एक ही उत्तर निश्चित होता है और कई व्यक्तियों के द्वारा जांच करने पर भी समान अंक उसमें आते हैं। निबंधात्मक विश्वसनीय नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें हर परीक्षक अलग अलग नंबर दे सकता है। इसके बाद अगला है भाषा कौशला नाम मनोवैज्ञानिक क्रम अस्ति। गई बार भी ऐसा प्रश्न आया था, उसमें कुछ मिसप्रिंट थी। तो अब इसमें देखिए श्रवण, पठन, भाषण, लेखन। तो सबसे पहले श्रवण अपेक्षित है, श्रवण सभी 3 जगह लिखा हुआ है, तो एक ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गया आपका। इसके बाद श्रवण के बाद स्पीकिंग आता है, बोलना, तो वहाँ भाषण आएगा। अब इसका मतलब ए ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब आपके स या ब में से कोई होगा। इसके बाद आता है, तीसरा आता है पठन और चौथा आता है लेखन। तो यहाँ पठन को वाचन भी कहा जाता है, इसलिए ब ऑप्शन राइट है। श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। वाचन को पठन की श्रेणी भी दी गई है, इसलिए श्रवण, भाषण, वाचन और लेखनम। पठनम आता है तो भी राइट है, वाचनम आता है तो भी राइट है। अगला है मूल्यांकन उपागमस्य प्रवर्तक है अस्ति। मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक कौन है? तो मूल्यांकन उपागम जाना जाता है B.S. ब्लूम के द्वारा। इसके बाद है, अगर इसमें ही B.S. ब्लूम आ रहा है तो वहाँ मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक, इसको राइट भरना है आपको। आगे है व्याकरण शिक्षण से पद्धति अस्ति। व्याकरण शिक्षण की पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी है? एक काम तो ये करें हम कि जितने भी हमारी शिक्षण पद्धतियाँ हैं, चाहे व्याकरण की हो, चाहे काव्य की हो, या गद्य की हो, नाटक की हो, या अनुवाद की हो, उनकी जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको उनसे संबंधित हम अच्छी तरह से याद रखें। कई बार ऐसा ही प्रश्न आता है कि काव्य की शिक्षण विधि कौन सी है, व्याकरण की शिक्षण विधि कौन सी है, तो इसमें आपका उत्तर होगा गीत विधि तो आपकी काव्य शिक्षण की विधि है। कक्षाभिनय विधि जो है आपकी नाटक शिक्षण की विधि है। अव्याकृति विधि ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। अव्याकृति विधि का दूसरा नाम क्या है? अव्याकृति विधि को भाषा संसर्ग विधि के नाम से भी जानते हैं, जिसको व्याकरण के रूप में अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। और दंडान्वय विधि ये भी आपकी पद्य शिक्षण की विधियां हैं। इससे अगला क्वेश्चन है अभिनय कतिविध है। अभिनय कितने प्रकार का है? तो यहाँ अभिनय के रूप में जो प्रश्न दिया गया था वहाँ उसमें 4 प्रकार का अभिनय दिया गया है कि अभिनय 4 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक, इस तरह के जो नाम हैं उनके। इसके बाद है समवाय सिद्धांतस्य अपरम नाम अस्ति। समवाय सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? समवाय सिद्धांत को हम बहुमुखी सिद्धांत भी कह सकते हैं, जिसमें सभी जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसको बहुमुखी सिद्धांत के रूप में उत्तर भरें। प्रस्तावनाया कृते शिक्षण सूत्रम अतिशयेन उपयोगी भवति। प्रस्तावना के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र ज़्यादा उपयोगी होता है? तो प्रस्तावना कब की जाती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, बिल्कुल राइट है। अब सरल से कठिन की ओर भी होता है, लेकिन प्रस्तावना के लिए ज़्यादा उपयोगी कौन सा है? अतिशयन लिखा हुआ है, तो अतिशयन उपयोगी का मतलब है सर्वाधिक उपयोगी, क्योंकि प्रस्तावना का मुख्य जो लाइन होती है उसमें भी हम यही लिखते हैं कि बालक जो नवीन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे पूर्व ज्ञान के आधार पर। तो ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है सततम एवं व्यापक मूल्यांकनस्य कति पक्षा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो वहाँ पक्ष के रूप में बात की जाती है तो 2 प्रकार के पक्ष माने गए। वाग रूपम भाव प्रकटनम, वाग रूपम भाव प्रकटनम, इस तरह का जो ऑप्शन है उसके साथ क्या करेंगे? वाणी रूपी भाव का प्रकट करना क्या कहलाता है? उसको भाषण कहा जाएगा। तो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये लाइन इस तरह से ही आएगी इसके भाषण के रूप में कि वाग रूपम भाव प्रकटनम किम भवति, और उसको हम उत्तर भरेंगे भाषणम के रूप में। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष विधे प्रवर्तक है अस्ति। प्रत्यक्ष विधि का प्रवर्तक कौन है? अब देखिए डॉक्टर वेस्ट, ये तो पाठ्यपुस्तक विधि का है, और प्रत्यक्ष विधि का प्रवर्तक प्रोफेसर वीपी बोकिल है संस्कृत के रूप में। यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक के रूप में प्रोफेसर वीपी बोकिल इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट रीडिंग यानी मौन पठनम, ये किसकी रचना है? तो साइलेंट रीडिंग, मौन पठन ब्राइन की रचना है, याद रखें।
साइलेंट रीडिंग ब्राइन से संबंधित है। डेना पठन कौशल को महत्व देता है। और जुड़ और बेकन जो व्यक्ति हैं, जुड़ एक लेखन कौशल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो आदर्श नाट्य विधौ अभिनय क्रियते, आदर्श नाट्य विधि में अभिनय किया जाता है। तो आदर्श नाट्य विधि केवल अध्यापक से जुड़ी हुई विधि है, इसमें केवल अध्यापक के द्वारा यह अभिनय किया जाता है, इसलिए ब ऑप्शन राइट करेंगे। बाकी कक्षा अभिनय जो विधि है उसमें छात्रों के द्वारा अभिनय किया जाता है, इसलिए यहाँ अध्यापकेन करेंगे। अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का कि नववासी, इसके लिए संस्कृत में क्या व्यवहार किया जाता है, नववासी को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो इसके लिए एक तो है देखिए नवनवति, नवनवति का मतलब तो हो गया 90 और 9 अर्थात 99। एकोन अशीति का मतलब हो गया 80 में एक कम, और एकोन नवति का मतलब हो गया 90 में एक कम, अर्थात ये राइट है। सही राइट करें आप। नववासी पहले देख लें, 79 नववासी इस तरह के शब्दों में कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। 79 का मतलब एक कम 80 है तो एकोन अशीति हो जाएगा, नवासी का मतलब एक कम 90 है तो एकोन नवति हो जाएगा, और नवनवति का मतलब 99 हो जाएगा, और एकोन शतम का मतलब भी 99 हो जाएगा। इस तरीके से इन संख्यावाचक जो शब्द हैं उनको हम किस प्रकार से संस्कृत में उसका व्यवहार किस प्रकार से कर सकते हैं उसके आधार पर इसका प्रयोग करेंगे। इस तरीके से मॉडल पेपर दूसरा आपका पूरा हुआ। तीसरे मॉडल पेपर के भी कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। पहला देखिए, कति उच्चारण स्थानानि आभ्यंतर प्रयत्नाश्चय। देखिए अब ये तीसरा मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, मैंने कहा था कि या तो स्वर या व्यंजन या माहेश्वर सूत्र या स्वरों के भेद या फिर उच्चारण स्थान या प्रयत्न। तो 3 पेपरों में आपके तीनों से संबंधित प्रश्न हो गए हैं। इसमें उच्चारण स्थान कितने हैं और आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं ये प्रश्न पूछा गया है। उच्चारण स्थान का सबसे पहले उत्तर आपको 8 भरना है, अष्ट उच्चारण स्थानानि। अगर कहीं 8 ऑप्शन नहीं आता है तो आपको फिर 7 भरना है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में 7 का ही वर्णन मिलता है, इसलिए वहाँ 8 जब ऑप्शन आता है तो 8 भरें, 8 नहीं आता है तो आप 7 भरें। तो यहाँ 8 ऑप्शन है, 8 राइट होगा। उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न 5 भी होते हैं और 4 भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः रीट परीक्षा के लिए ऑप्शन 5 ही मान्य होगा, इसलिए 8 और 5 ए ऑप्शन राइट है। इसमें 4 भी होते हैं लेकिन वो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होते हैं। ऐसा कोई कठिन अगर नाम से पूछा जाए कि सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तब हम उसके लिए 4 ऑप्शन भरेंगे। अगला प्रश्न है, किम असमीचीनम, क्या गलत है। किम का मैं पूरा हो और उसके आगे संगतम समीचीनम शब्द आ जाए तो याद रखना वो उसका गलत उत्तर मांग रहा है कि कौन सा गलत है। पहला दिया स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, राइट है। दूसरा दिया अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, ये भी राइट है। और फिर दिया अच 11 होते हैं, ये गलत है। अचय 9 भवंती, और उष्म वर्ण 4 होते हैं, ये राइट है। तो अंतस्थ 4 होंगे, उष्म 4 होंगे, स्पर्श वर्ण 25 होंगे, लेकिन अच 9 होंगे। तो सर राइट करें, कौन सा गलत है। आगे लिखा है 4:45, इसके लिए संस्कृत में क्या व्यवहार किया जाएगा। देखिए एक संख्या का प्रश्न आया था, नवासी को क्या कहेंगे, और एक आपका ये समय का प्रश्न है। समय वाले में देखा है आप 3 तरह के प्रश्न आ सकते हैं इसमें, एक 45 मिनट, एक 15 मिनट और एक 30 मिनट। तो ये था 4:45। अब यहाँ पहला है पादोन चतुर्वादनम, बिल्कुल जल्दबाजी में इसको भी भर जाएंगे हम, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है अर्थात 3:45 बजे, जबकि इसका अर्थ है 4:45 बजे होना चाहिए। तो पादोन पंचवादनम, ये राइट है, ब राइट करेंगे। पादोन पंचवादनम, इसमें क्या होगा कि 5 बजने में 15 मिनट कम, अर्थात 4:45। तो पादोन पंचवादनम, ऐसा उत्तर भरें। अगला देखिए 64वां क्वेश्चन, जो अभी दूसरे मॉडल पेपर में हमने पढ़ा था, बलिम याचते वसुधाम, बलिम वसुधाम याचते। अब इसमें यह पूछा है कि इसका अशुद्धि संशोधन करिए। तंडुलई ओदनम पचती, अब मैंने अभी बताया आपको कि पच धातु लास्ट में देखनी वाक्य में, पच धातु आती है, याच धातु आती है, अथवा दोग्धी आता है, या प्रच्छति आता है, या दंडयति आता है। उनमें उसके पहले आने वाले दोनों शब्दों में आप द्वितीय विभक्ति भरें।
इसलिए यहाँ ओदनम तो राइट है, लेकिन तंडुलई राइट नहीं है। अब तंडुलई बहुवचन का रूप है तो इसको आप द्वितीय बहुवचन में बदल दें, इसमें द राइट करेंगे। तंडुलान ओदनम पचती, ये राइट। इसके बाद एक सूक्ति है, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय भवेत। आहार और व्यवहार में लज्जा छोड़ने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। वैसे भी आप उत्तर भर सकते हैं, देखो सुखी, दुखी, रोगी, मोही। दुखी, रोगी, मोही तो एक जैसे हो गए, अर्थात यहाँ सुखी राइट होगा। इसके बाद एक पैराग्राफ है जो कृष्णमूर्ति एक व्यक्ति होता है और श्रीकंठ दोनों मित्र होते हैं, मित्रता के बारे में उनका प्रश्न है। ये 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें एक क्रिया है तो पैराग्राफ आप इससे पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले, आसन यहाँ कौन सी धातु और कौन सा लकार और कौन सा वचन है? तो देखिए आसन कल भी परसों बताया मैंने आपको, आसीत, आस्ताम, आसन। आसन है अस धातु, लंग लकार बहुवचन, स ऑप्शन राइट। गद्यांश में आए हुए कृष्णमूर्ति में कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? तो कृष्णमूर्ति पंचमी षष्ठी दोनों में बढ़ता है, लेकिन यहाँ लिखा है कृष्णमूर्ति का मित्र, तो कृष्णमूर्ति का चिन्ह आ रहा है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति राइट करेंगे। तो षष्ठी एक वचन। इसके बाद है आडंबर विहीनम इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। तो विहीन शब्द कल भी बताया मैंने आपको, विहीन के साथ तृतीय तत्पुरुष उत्तर भरें। तो तृतीय तत्पुरुष का कौन सा विग्रह देखिए, ए राइट है, आडंबरई विहीनम, तृतीय का बहुवचन है। आगे लिखा है चतुश्चत्वारिंशत् अत्र संधिरस्ति। चतु और चत्वारिंशत् के बीच में जो स आ रहा है वो किस संधि का प्रतीक है? तो वो इश्चुत्व संधि का, स से जैसे ही दिखाई दे रहा है, यहाँ इश्चुत्व संधि भरेंगे। और अंतिम जो क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का वो है समृद्ध है इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। समृद्ध में अभी बताया मैंने आपको, लब्ध है जिसके पीछे ध आ रहा है वो तय प्रत्यय है, और तय प्रत्यय के रूप में समृद्ध है, लब्ध है, इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको हम कर सकते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन जो ये पद्य है इसके नीचे, ये भी एक महत्वपूर्ण पद्य है नीति शतक का। खादन्नपि पहला जो पद है उसका संधि विच्छेद पूछा गया, तो उसके संधि विच्छेद में देखिए ये संधि लगभग किसी भी जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नहीं आई है, अलग तरह का उदाहरण है। यहाँ ए ऑप्शन राइट करेंगे, खादन प्लस अपि। उसका कारण ये होता है कि न और ङ और न उसके दोनों तरफ जब स्वर होते हैं तो वो डबल हो जाता है, इसलिए इस न को ये डबल हो गया। खादन, याद रखें जब न के दोनों तरफ स्वर हो तो वहाँ उस न को डबल कर देना है, जैसे तस्मिन नेव, अस्मिन नेव, खादन नपी आदि। तो यहाँ ए राइट करें। जीव माने में मान शब्द पीछे आ रहा है, इसका मतलब सानच प्रत्यय है जीव धातु से। साहित्य संगीत कला विहीन में समास कौन सा है? लगभग तीनों ही पैराग्राफों में एक जैसा ही समास सभी में विहीन आ रहा है, तो विहीन का मतलब तृतीय तत्पुरुष है। खादन कौन से लिंग में प्रयुक्त हुआ? खादन का मतलब खाता हुआ, पुल्लिंग का, अन जब आए सत्री प्रत्यय में तो पुल्लिंग है। और आगे लिखा श्लोकेस्मिन छंद अलंकारम च निर्दिशत। इस श्लोक में कौन सा छंद और कौन सा अलंकार है? तो उसमें देखिए आप जब इसमें चिन्ह लगाते हैं तो ये उपजाति के रूप में आता है, और रूपक जब किसी को कोई दूसरा व्यक्ति मान लिया जाता है तो उसको रूपक अलंकार कहा जाता है, इसलिए यहाँ उपजाति और रूपक है। अब ये जो आपके शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है ये कल की क्लास में वही 4 बजे पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।